हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास। टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। तो सब कोई भी एटम था, एलिमेंट था, उसका मास पहले इनिशियली मास स्पेक्ट्रोमीटर तो थी नहीं। तो मतलब प्रॉब्लम ये थी कि एक एटम का हम मास कैसे डिफाइन करें। मतलब इनिशियली 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 वी डोंट हैव मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर और डाल्टन भैया ने बोला था कि मास एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। तो एक एटम का मास हम कैसे फाइंड करें, प्रॉब्लम इधर आ रही थी। मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन अकॉर्डिंग टू डाल्टन मास इज एटम एटम इज individual smallest and individual particle तो हमको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज हाउ टू फाइंड मास ऑफ वन एटम। अब तो मास स्पेक्ट्रोमीटर आ गई, एटम को डाला उसका मास निकल के आ जाएगा। लेकिन इनिशियली मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम ये मशीन थी नहीं। तो मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि मास ऑफ एटम। तो चलो सपोज दैट एक इंसान बना रहा हूँ, दूसरा इंसान बना रहा हूँ, थर्ड इंसान बना रहा हूँ। अब इसका चलो मान लो इसका वेट है 10 kg। इसको हम मान के चल रहे हैं, नोन है 10 kg नोन। तो अब वेइंग मशीन तो है नहीं, जैसे हम तुरंत चढ़ गए तो पता चल गया। अब हमको पता करना है इन दोनों का, और मशीन है नहीं। तो मतलब अगर मशीन नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये मतलब हम रेफरेंस ले सकते हैं कि इससे 2 गुना है, मतलब 20 kg। इसको हम रेफरेंस ले लेंगे। और इसका वेट 40 kg है, मतलब ये इससे 4 गुना भारी है। तो हम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट का मतलब पढ़ते हैं, RAM। तो चलो अब एक एक करके एटॉमिक मास पढ़ लेते हैं। पहला आम एक्चुअल एटॉमिक मास। इसको हम सिंपली आम भी लिख सकते हैं, AAM। तो आम मतलब ये इट नेवर चेंज, ये मतलब स्पेसिफिक होता है, इट नेवर चेंज। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखो, इट इज मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। इट नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, इट नेवर चेंज। इसको हम एटॉमिक मास को हम एब्सोल्यूट मास भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड
आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास। अब देखो सपोज दैट एक एग्जाम्पल है, अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ एक्चुअल एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है। एक एटम लो, कार्बन 12 एटम लिया। अब एक एटम में अगर एक एटम का वजन नापना है तो क्या क्या होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। तो मतलब हमको अगर मास ऑफ कार्बन फाइंड करना है तो हमको क्या सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअल एटॉमिक मास फाइंड कर रहे हैं हम तो मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लेंगे प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना किसी भी एटम का 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। इसका मास बहुत छोटा है तो मतलब हम इसको निगलेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इसका कितना है 6 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। और ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं A-Z, अरे कल पढ़ाया था A-Z, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निगलेक्ट ही कर दिया 6, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मतलब एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 पॉइंट अप्रोक्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तो हम अप्रोक्स ले रहे हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में है। अब हम इसको 1.67 को हम ले लेंगे कॉमन, तो 6 + 6 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो निकल के क्या आया 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है बेसिकली ये पूरा है एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये पूरा है एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। बेसिकली ये 12 क्या है, 12 को अकेला देखो तो ये मास नंबर है ना, मास नंबर, इसको ऊपर मास नंबर भी बोलते हैं एटॉमिक मास, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये निकल के आया आर्म ऑफ कार्बन, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कि मास नंबर कार्बन का प्लस इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये आम निकल के आया। ये जनरल फॉर्मूला निकाल दिया मैंने आम का कि किसी भी एलिमेंट का मास नंबर लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 1.67 10⁻⁻24। लेकिन ये तो मतलब देखो जो तुम पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में मास याद करके रखते हो एक्चुअली वो एक्चुअल मास तुम उसका याद ही नहीं करते हो, उसका रिलेटिव मास याद करते हो। क्योंकि देखो इसमें मास नंबर 12, अब कोई पूछेगा एक्चुअल एटॉमिक मास बताओ कार्बन का, तो तुम क्या ये बोलते हो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 बहुत बड़ा है, हम इसको बोलते ही नहीं है। चलो अभी एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ। चलो अब तुम लिख के बताओ एग्जाम्पल, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ। एग्जाम्पल एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ। तो क्या एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन आर्म ऑफ ऑक्सीजन का। तो क्या निकालोगे तुम, सबसे पहले क्या लिखो मास नंबर,
मास नंबर कितना है 16 इंटू 1.667 10 पावर माइनस 24 क्या है ग्राम। ये है एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐसे ही एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ तो कितना निकल के आएगा 14 मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। एक्चुअल एटॉमिक मास का जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया, याद रख लेना है। एक्चुअल एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या निकाला, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ये होता है आम। चलो अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। राम, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं सिंपली राम। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम इन AMU। मास, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम इन AMU। AMU क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट। तो राम का फॉर्मूला क्या होता है, राम का फॉर्मूला होता है राम इज इक्वल टू आर्म अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये निकल के आता है राम। राम निकल लिया। अब ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 ये क्या है, ये है रेफरेंस स्केल। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 AMU। इसकी वैल्यू होती है 1 AMU या 1 U और 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ये इसकी वैल्यू होती है। एक्चुअली AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। U क्या होता है, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। तो बेसिकली अब मैं 1/12 ऑफ कार्बन एटम, अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ। उसकी वैल्यू होती है क्या 1 AMU 1 U 1.67 इंटू 10 पावर और 1/Na भी इसकी वैल्यू होती है। तो चलो अब 1/12 ऑफ कार्बन 12 समझते हैं। एग्जाम्पल कार्बन 12 6। ये कार्बन का एटम है एक। अगर ये कार्बन का एटम है तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, मतलब कार्बन में, इसमें कार्बन के कितने एटम होंगे। तो अवोगाद्रो नंबर पार्टिकल समझो, इसमें होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 20 6.022 10 पावर 23 एटम्स। कितने कार्बन में, एक कार्बन में, एक कार्बन के एटम में इतने एटम्स होते हैं। एक कार्बन तो एक एटम्स में कितना होगा, एक एटम में, तो एक एटम में कितने, एक एटम का मास कितना होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब ऐसे ही इसे 1/12 ऑफ कार्बन स्केल। अब ऐसे 1/12 कर दो इसका, तो निकल के आएगा 1/12 इंटू
रुक जाना, इतने एटम 1, हाँ 1/12 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻23। तो ये निकल के कितना आता है, ये निकल के आता है 1.67 इंटू 10⁻24, जो कि देखो इधर से मैच कर रही। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया होगा। चलो आगे थोड़ी तुमको और क्लियर करा दे रहा हूँ राम और राम में। हाइड्रोजन, एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका आम लिख के बताओ, राम भी लिख के बताओ। हाइड्रोजन का 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हो गया है इसका आम। इसका राम बताओ लिख के, तो सिंपली 1 AMU लिख दोगे, यू। बेसिकली जो हम राम चेंज हो सकता है, मतलब रेफरेंस स्केल चेंज करेंगे, और मतलब एक पॉइंट और लिख दो इधर, राम changes on changing the reference scale, आम कभी चेंज नहीं होता, राम चेंज हो जाएगा अगर उसकी रेफरेंस स्केल 1/12 ऑफ कार्बन, पहले हाइड्रोजन था, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो मतलब कार्बन 13 और 14 अनस्टेबल आइसोटोप थे, इसलिए कार्बन 12 को लिया गया। तो इसका हाइड्रोजन का आम लिख दिया, राम भी लिख दिया। ऑक्सीजन का लिखो, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब इसका राम लिखो, सिंपली 16 AMU। नाइट्रोजन का लिख के बताओ, एटॉमिक मास 14 होता है, एटॉमिक मास इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हो गया इसका आम। राम लिख के बताओ, इसका 14 AMU आया। सिंपली राम गाम में तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेफरेंस स्केल समझ में आ गई होगी। चलो अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। गाम समझते हैं। ग्राम थर्ड है, ग्राम एटॉमिक मास। ये बेसिकली क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। अभी तक हमने एक्चुअल एटॉमिक मास पढ़ा है, राम पढ़ा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम गाम की तरफ बढ़ रहे हैं। गाम में ये क्या, गाम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। अब इधर 1 मोल लिया है, 1 मोल एटम, तो सर गाम लिखेंगे। गाम क्या होता है बेसिकली? गाम मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। तो क्या हम इसको मास ऑफ 1 मोल एटम को मैं क्या लिख सकता हूँ? थोड़ी दिमाग लगा रहे इधर। मास ऑफ 1 मोल एटम को मास ऑफ 1 एटम लिख सकता हूँ इंटू Na। तो क्या ये मास ऑफ 1 एटम इंटू Na, क्या इसी को हम मास ऑफ 1 मोल एटम बोल सकते हैं? क्या मैंने सही लिखा? हाँ,
मास ऑफ वन मोल एटम को मास ऑफ वन एटम इंटू Na, तो बन गया मास ऑफ वन मोल एटम। मास ऑफ वन एटम बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, वन एटम, तो ये होता है आम, आम इंटू Na, ये निकल के आ गया गाम। अब देखो, अब आम को और अच्छी तरह से लिखेंगे। आम को क्या लिख सकते हैं, और हम आम को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास लिख सकते हैं। एक्चुअल एटॉमिक मास है ये, तो मतलब इसको हम क्या था ये आम, बेसिकली मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो मैं दोबारा समझा दे रहा हूं इसको। देखो सबसे पहले ग्राम एटम, मास ऑफ वन मोल एटम होता है, ग्राम को मास ऑफ वन मोल एटम लिखा। मास ऑफ वन मोल एटम को मास ऑफ वन एटम इंटू Na लिख सकता हूं। और मास ऑफ वन एटम को आम लिख सकता हूं, हाँ। और आम को हम कैसे लिखते थे, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये इतना समझ आया होगा तुमको। और जैसे ही तुम कैलकुलेटर उठाओगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो निकल के 1 आएगा। तो मतलब तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों कड़े आएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कट कर देंगे। मतलब सिंपली ये क्या होता है 1/Na, और हम Na से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आती है, अभी मैंने पिछले किसमें रिलेटिव एटॉमिक मास में 1.67, इसको 1/Na भी है, 1/Na इंटू Na कट जाएगा, तो निकल के क्या आएगा मास नंबर, और ग्राम में मतलब मास नंबर इन ग्राम, ये निकल के आ गया ग्राम। अब चलो एग्जाम्पल कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं। कार्बन 12 6, अब इसका गाम लिखो। सिंपली क्या लिखोगे, मास नंबर इंटू 12। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। चलो आम राम गाम तीनों चीजें लिख के बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इसका आम बताओ लिख के, राम बताओ लिख के, और क्या है गाम बताओ लिख के। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन लिख के बताओ जल्दी, आम राम गाम। तो इसका आम लिखेंगे तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आई थिंक मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे जहन में घुस जाए। आम क्या होता है 1.67 एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10⁻24। और बेसिकली ग्राम क्या होता है मास इन एमयू, और ग्राम क्या होता है मास नंबर इन ग्राम 16 ग्राम। अब ऐसे नाइट्रोजन का आम लिखो 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम लिखो इसका 14 AMU। इसका गाम लिख के बताओ 14 ग्राम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कार्बन का लिख के बताओ, कार्बन का 12 मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया है आम। राम लिख के बताओ 12 AMU। गाम लिख के बताओ सिंपली मास नंबर इन ग्राम
12 ग्राम। आई थिंक अब तुमको आम राम गाम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो हम थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बेसिकली होता क्या है? वेपर डेंसिटी ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द वेपर डेंसिटी इज वेपर डेंसिटी इज रेशियो ऑफ density of gas and hydrogen at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। बेसिकली वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है वेपर डेंसिटी। लेकिन हमको ये वाला फॉर्मूला कतई याद नहीं रखना। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हमको ये फॉर्मूला याद नहीं करना। हमको जो करना है तो मैं ड्राइव करवा रहा हूँ, जो तुमको याद रखना है, जिससे तुम्हारा काम पड़ेगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ, तो क्या मैं पी और मोल को खोल के लिखूं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम नीचे गया इंटू आर टी। वॉल्यूम नीचे चला गया, मोल को खोल दिया। मोल बराबर, मोल कितना होता है? वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। इतना समझ आया? तो क्या वेट अपॉन वॉल्यूम, ये क्या निकल के आ गया? डेंसिटी ही तो निकल के आ गया। मतलब कि डेंसिटी निकल के आ गया आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब डेंसिटी बराबर क्या निकल के आ गया? पी एम आर टी। डेंसिटी निकल के आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया, आर टी नीचे आ गया। तो मतलब ये निकल के आया। अब हम इसी को इस इक्वेशन में रखेंगे वेपर डेंसिटी का। अब हम डेंसिटी ऑफ गैस लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? डेंसिटी प्रेशर सेम टेम्परेचर है, तो मतलब प्रेशर P मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन आर टी। वेपर डेंसिटी गैस की लिखी है हमने, डेंसिटी ऑफ गैस लिखा है पहले हमने, और फिर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे पी एम हाइड्रोजन अपॉन आर टी। अब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, प्रेशर से प्रेशर कट गया, आर कांस्टेंट है, आर से आर कट गया, निकल के क्या आया? वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल के आता है? 2। तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2, ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है। और वेपर डेंसिटी क्या होती है? सिंपली कुछ नहीं, ये फॉर्मूला तुमको बस इतना फॉर्मूला याद रखना है, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। लेकिन मैंने ये डेरिवेशन इसलिए कराया क्योंकि वेपर डेंसिटी, अब तुम ये फॉर्मूला याद करके चले गए तो तुमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस समझ में आया। अब तुमसे पूछेगा वेपर डेंसिटी की यूनिट, तो तुम तो बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 है, मतलब इसकी कुछ यूनिट होगी, तो तुम इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने ये डेरिवेशन करवाया कि वेपर डेंसिटी एक्चुअली डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। एक्चुअल फॉर्मूला है ये, तो हमने ड्राइव किया।
इस क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बनते और लड़का यही यही गलती कर देता कि एक्चुअली ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी से कट गया, तो वेपर डेंसिटी क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी। और जबकि लड़के ये फॉर्मूला याद करके जाते हैं और बोलते हैं नहीं वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है, और मतलब इसको वो यूनिट लेस क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते, इसीलिए मैंने ये सब डेरिवेशन करवाया। तो मतलब ये पॉइंट लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज वेपर डेंसिटी इज यूनिट लेस क्वांटिटी क्योंकि बेसिक फॉर्मूला तो यही है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी से डेंसिटी कट गया तो मतलब डेंसिटी की यूनिट से डेंसिटी की यूनिट काट दो, यूनिट लेस क्वांटिटी। लेकिन बेसिकली ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ वेपर डेंसिटी के ऊपर। चलो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, वेपर डेंसिटी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो कैसा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ ए हाइपोथेटिकल गैस is N2X and its vapor density is 70. Find X. X फाइंड करना है। तो बेसिकली वेपर डेंसिटी दे दिया है और हमको X फाइंड करने के लिए बोला है। ऐसे सेम मतलब सेम प्रोफाइल करवा दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में ज़्यादा पूछे गए हैं तो डायरेक्ट सेम प्रोफाइल करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मतलब वेपर डेंसिटी कितनी की वेन है, 70 तो निकल के आया 140 लेकिन निकल के आ गया मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन हमसे पूछा है एक्स, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट लिख दो अब, कितना है 28x है या नहीं। अरे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन एक का 14 होता है, तो 2 है N2 है और नीचे क्या लगा है X, तो मतलब कितना निकल के आया 28x, इतना ही तो निकला 28x। अब हम देखो मॉलिक्यूलर वेट ये भी निकल के आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ये भी है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। बस इतना सा है कि मॉलिक्यूलर वेट को बस इक्वेट करना है 140। अब भाई मॉलिक्यूलर वेट ये भी है, मॉलिक्यूलर वेट ये भी है 28x, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना क्योंकि सेम है। तो x बराबर कितना निकल के आया 140/28। तो 1/20 2 बन जा 2 2 4 जा 8 2 17 14 5 जा 70। मतलब x कितना निकल के आ गया, x इज इक्वल टू 5 निकल के आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि x एटम है, मतलब वो x बोल रहा है, x अमाउंट ऑफ है नाइट्रोजन, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन लिख दो x अमाउंट। तो बस मॉलिक्यूलर वेट इधर से भी निकाला हमने, मॉलिक्यूलर वेट इधर से भी, और फाइनली इक्वेट कर दिया क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इक्वेट हो जाएंगे।
चलो अब और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मतलब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बस इसका मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि ये मतलब किस ईयर का है, बकाया सभी अच्छे अच्छे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत मतलब एकदम क्रस्ट। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 has vapor density 29. What is the value of n? What is the value of n? वैल्यू ऑफ n पूछा है, तो सिंपली वेपर डेंसिटी दे दिया है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। तो इधर से मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है? 29। 29 टू जा 58। ये हम निकाल लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमको क्या दिख गिवन है? CnH2n+2 गिवन है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट 12, कार्बन का 12 होता है, n है 12n प्लस हाइड्रोजन का कितना है? मास 1 2 है, तो 2 कितना है? n+2 मतलब कि कितना निकल के आएगा? अब इनको बस ऐड करना है। 14n+2 निकल के आ गया। अब देखो भाई, मॉलिक्यूलर वेट हमने इधर भी निकाला, मॉलिक्यूलर वेट हमने इसका भी निकाला। अब दोनों सेम चीज है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं या नहीं? तो हाँ, दोनों सेम चीज है, मतलब कि इसको और इसको हम मॉलिक्यूलर वेट को इक्वेट कर रहे हैं। 14n+2 इज इक्वल टू 58। 58। अब 14n बराबर 58 माइनस 2 हो जाएगा, तो निकल के आएगा 14n बराबर 56। n बराबर कितना निकल के आएगा? 56/14। तो कितने टाइम्स कट रहा है? 4 टाइम्स। तो क्या हमको n की वैल्यू मिल गई है? n इज इक्वल टू 4। यही हमारा राइट आंसर है। आई थिंक ये सब तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।